हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग बाय करिश्मा में। और आज की वीडियो में भी आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं। और ऐसे ही मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका DSSB PRT 29 मार्च 2002 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। What does SCERT stand for? SCERT का क्या अर्थ है, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं पता है हम उसे बताते हैं। S stands for state, C council, E stands for State Council of Educational Research and T stands for Training। ठीक है, आप इसको देख के तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। S stands for state, C stands for council, E educational, R research and T stands for training। मतलब State Council of Educational Research and Training। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे क्या जाना। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी आप देखो डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखो, आपको लगेगा जैसे फर्स्ट और मतलब लास्ट ऑप्शन देखो, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग, मतलब लास्ट में ट्रेनिंग की जगह टीचिंग कर दिया, स्टेट की जगह पे इन्होंने स्कूल कर दिया। मतलब ऐसे छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। कभी कभार हम खुद पता होता है पर पेपर के टाइम ऐसा चीज़ें हो जाती है ना कि मतलब हर चीज़ होच पोच हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, S मतलब स्टेट, C मतलब काउंसिल और E मतलब एजुकेशन, R मतलब रिसर्च एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, नॉट टीचिंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 मॉडल पाथ्स टू अप्रिशिएट द स्पिरिट आर। मतलब आत्मा की सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग कौन से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपने देखा होगा, ये भगवत गीता में बताया गया है कि कौन से ऐसे 3 मतलब पाठ हैं जो आत्मा की सराहना के लिए हैं। फर्स्ट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कर्म योगा, चित्त योगा या भक्ति योगा, सत्य योगा, चित्त योगा या आनंद योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा या कर्म योगा, उसके बाद ज्ञान योगा, सत्य योगा या चित्त होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, मैं इसको आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये रहा, ठीक है, जिसमें स्ट्रीम्स ऑफ योगा मतलब 3 हमारे होते हैं, जिसमें भगवत गीता में हमें बता रखा है कि आत्मा की सराहना करने के 3 ऐसे कौन से पाथ हैं। एक आता है हमारा कर्म योगा, एक होता है हमारा भक्ति योगा, एक होता है हमारा ज्ञान योगा। मतलब कर्म मतलब ऐसा कि हम अपने एक्शंस करे जा रहे हैं बिना सेल्फलेस, मतलब कोई लालच नहीं है, जिसमें कोई ग्रीड नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अपनी ड्यूटीज़ दिए जा रहे हैं, अपनी सर्विस दिए जाते हैं, तो वो हमारे कर्म है, वो हमारा क्या है, वो हमारा कर्म योगा है। ठीक है, कर्म योगा इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग परफेक्शन इन एक्शन, योगा ऑफ सेल्फलेस सर्विस, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के सर्विस देना। दूसरा आ जाता है हमारा भक्ति योगा, मतलब पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है, भक्ति का पाथ कि मतलब अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना, किसके लिए, भगवान के लिए, क्योंकि वही हमारा क्या है, सुप्रीम गॉड है, उसमें हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। दैट इज अ पाथ ऑफ डिवोशन, यानी कि भक्ति योगा। थर्ड होता है हमारा ज्ञान योगा। ज्ञान योगा इज नोइंग बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म थ्रू प्योर, मतलब जहाँ पे हम चीज़ों को समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ वास्तविक है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि उनके लिए जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है उनको पता है कि सिर्फ भगवान ही है। ठीक है, एक सुप्रीम पावर ही है जो दुनिया में सत्य है, बाकी सब क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो ये 3 स्ट्रीम्स ऑफ योगा जो है भगवत गीता में बताई गई हैं। तो अब आपको पहले वाला ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा करेक्ट है। तो ज्ञान योगा, भक्ति योगा एंड कर्म योगा, यानी कि C1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेल्फ एस्टीम इन एडोलेसेंस कैन बी एनहांस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एडल्ट रिस्पॉन्सेस। यानी कि किशोरों में आत्मसम्मान को निम्नलिखित में से किस वयस्क प्रतीक द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कभी आप देखते हो ना कि एडोलेसेंस आपकी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे इस चीज़ की बहुत कमी होती है, अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं अच्छी नहीं हूँ, ये सब कुछ चीज़ें है ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम उनकी इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, कंप्लेन करके हमेशा शिकायत करते रहेंगे तो उनका तो ऐसे मोरल और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। लो सेल्फ स्टीम है पहले से ही, वो और ही ज़्यादा अंदर गड़ जाएंगे, है ना।
रेप्रीमाइंड करना मतलब फटकार लगाना, डांट लगाना, तो ये भी नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित करना, ठीक है, ये उनके बिहेवियर को मदद करता है बट उनके सेल्फ एस्टीम को हाई करने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट आता है यस, एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम डर क्यों रहे हो, एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, उसके बाद उठोगे ना, चीज़ों सीखोगे। जब भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो उनसे कुछ सीखते तो हैं, तो मतलब उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट्स इट, दैट इज एनकरेजिंग, ठीक है, उनको एनकरेज करना। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट पावरफुल वे एंड समटाइम्स द ओनली वे इन्फेंट्स कैन कम्युनिकेट देयर नीड्स, ठीक है, शिशुओं को अपनी ज़रूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका, और कभी कभी उनके पास एकमात्र तरीका क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास क्या तरीका होता है अपनी चीज़ों को, अगर उनको भूख लगी है या कुछ चीज़ उनको मतलब फील हो रहा है कि वो अकेले हो गए हैं या उनको दर्द लगी है, कुछ भी है, तो एक ही तरीका उनका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो रो देते हैं, राइट। टॉकिंग, भाई बात कहाँ करते हैं बच्चे छोटे से जो होते हैं, पॉइंटिंग इशारा करना, रोना या मैसेज करना, छोटा बच्चा ही मैसेज करना शुरू करेगा नॉट पॉसिबल ना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्राइंग, ये सबसे ज़्यादा उनका पावरफुल वेपन होता है और ओनली वेपन होता है समटाइम्स जब वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, ये आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन है इसके संस्थापक, आपको पता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका जेबी वॉटसन को, ठीक है। जेबी वॉटसन जो है इसके संस्थापक है, इसके फाउंडर हैं। आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पैवलोव ने दी है, एल्फ्रेड बिने ने क्या बनाया था, आईक्यू टेस्ट, है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट जो है वो एल्फ्रेड बाइने के द्वारा दिया गया है। विलियम जेम्स का जो था वो फंक्शनलिज्म, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना, जैसे पैवलोव का हो गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, एल्फ्रेड बिने का हो गया आईक्यू, और आपका जेबी वॉटसन जो है जो फाउंडर हैं बिहेवियरिज्म के, और विलियम जेम्स जो है वो आपके फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्किल्स आर नोटिस्ड इन पिक्चर डिक्टेशन अदर देन ड्राइंग, पिक्चर डिक्टेशन में ड्राइंग के अलावा कौन से कौशल देखे जाते हैं। तो अभी आपको मैं हिंट देती हूँ, पिक्चर डिक्टेशन क्या है, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, कि एक लड़की है जो सोफा पे बैठी है और उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग है, तो क्या है, अब वो बच्चा मुझे क्या कर रहा है, सुन रहा है, और सुन के वो क्या करेगा, ड्राइंग बनाएगा, है ना। तो क्या कर रहा है, अगर वो चीज़ सुनेगा ही नहीं तो वो उस चीज़ को बना कैसे पाएगा। तो आप ये देखो कि ड्राइंग के अलावा उसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, राइट, सिंगिंग नहीं, रीडिंग नहीं, लिसनिंग यस, और स्पीकिंग नहीं, क्योंकि पिक्चर डिक्टेट, मैं कुछ बोल रही हूँ उसको वो बनाना है, जब तक वो ढंग से चीज़ों को सुनेगा ही नहीं वो कैसे उस चीज़ को बना पाएगा। तो लिसनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अवर चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हेन वी स्पीक टू समवन, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं हमारी पसंद के शब्दों को प्रभावित करते हैं, कैसे कौन से कारक हैं जिसको देखकर हम बात करते हैं सामने वाले से, है ना। फर्स्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्लाइमेट, मतलब वहाँ की जलवायु क्या है, इसके बेसिस पे भी हम लोग बात करते हैं कि भाई आज का क्लाइमेट अच्छा है तो हम ऐसी बात करेंगे, क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो ऐसी बात नहीं होगी, है ना। तो ऐसी चीज़ तो नहीं होती, नॉट पॉसिबल। द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, यस, ये भी डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, उस बेसिस पे भी हमारे वर्ड्स जो है हमारी चॉइस के निकलते हैं। नेक्स्ट, और प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन की, ठीक है, बातचीत का स्थान कहाँ है, हम कौन सी प्लेस में खड़े हैं, घर पे बैठे हैं, ऑफिस एरिया में हैं, ठीक है, मॉल में है, कहाँ है, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो भी है हमारा दिस वन बी, जिसमें फर्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है, जिस पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं वो भी देखा जाता है, एंड द प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन, किस स्थान में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ भी देखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, physical education has evolved as a dash subject over time and its scope is not dash, मतलब शारीरिक शिक्षा समय के साथ एक डैश विषय के रूप में विकसित हुई है और इसका जो दायरा है वो क्या नहीं है, यानी कि एक थ्योरी के रूप में विकसित हुई है और अबाधित है, अबाधित नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए अनकन्फाइंड है, प्रैक्टिकल है और नैरोअर है,
ठीक है, इसका स्कोप नैरोअर नहीं है और प्रैक्टिकल है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, कन्फाइंड है, या मोनोटोनस मतलब जिसको हम कहते हैं ना बोरियत काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ब्रॉडर नहीं है, इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा व्यापक नहीं है। सो जो करेक्ट इसका ऑप्शन है दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहु अनुशासनात्मक है, और इसका जो दायरा है वो एक लिमिट नहीं है, एक सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइडर है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट C1, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है और कन्फाइंड नहीं है, मतलब सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन नियोजन का उदाहरण है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस में आती है, पीरियड प्लान, ईयर प्लान, लेसन प्लान या यूनिट प्लान। देखिए पीरियड प्लान जो होता है वो अवधि योजना होती है, यानी कि पीरियड से रिलेटेड होती है, और पीरियड जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म में नहीं आती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ईयर प्लानिंग, ठीक है, ईयर प्लानिंग मतलब पूरे साल भर की प्लानिंग होगी हमारी, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है क्योंकि इसमें पूरे साल की हर चीज़ जो है वो उसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती है। लेसन प्लान तो आपको पता है वेरी शॉर्ट होता है, जो आपका एक लेसन से रिलेटेड होता है, और यूनिट प्लान भी आपका शॉर्ट होता है, जो यूनिट यानी कि इसके अंदर मल्टीपल लेसन आ जाएंगे, पर ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, नॉट लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी हुई हमारी, ईयर प्लान, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके लिए बेनिफिट भी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सेव करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।